अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे अज़ीज़ स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पार्ट 2 के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे और ख़ास तौर से एडिशन रिएक्शंस एंड एक्टिवेशन एनर्जी, इन दो को एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पार्ट 1 जारी किया था, जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में बताया था, उसके मैकेनिज़्म के बारे में बताया था। आज हम एडिशन रिएक्शंस और एक्टिवेशन एनर्जी दो शब्द को परिभाषित करेंगे। आइए हम आगे देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए इस ग्राफ को समझिए। कोई भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट्स मीन्स मोर देन वन, ए और बी या बी और सी, सी और डी, ये जो है रिएक्टेंट्स हैं। The molecules of reactants are in the state of continuous random motion, सतत गतिशील होते हैं अणु जो है, जिसके कारण उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी व्हेन दे आर प्रॉपरली एलाइग्ड एंड कोलाइड। जब अणु सही दिशा में विन्यासित होते हैं और एक दूसरे से टक्कर करते हैं, तो उस समय इनकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, अभिकारकों की, रिएक्टेंट्स की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर दिखाई गई है। ये पोटेंशियल एनर्जी का वाई एक्सिस पर प्लॉट किया गया है, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन को एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया गया है। अब इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है। However, the energy, potential energy of the product is lower than the potential energy of the reactant. रिएक्टेंट की ज़्यादा है, इसके आप समकक्ष यहाँ पर खींचे तो ये आएगा और इसके खींचे तो ये आएगा। तो अब ये ऐसा क्यों नहीं होता कि ये सीधा जो है, जब इसकी एनर्जी कम है तो यहाँ से सीधा यहाँ आ जाए? नहीं, ऐसा कतई नहीं होता है। यहाँ पर पहुँचने से पहले इसको जो है क्रॉस करना पड़ता है। ये कुछ इसी तरीके से जैसे वैली, किसी हिल्स के फुट टॉप के एक किनारे पर आप खड़े हो और आपका मित्र जो है उस हिल के दूसरे किनारे पर आपसे कम ऊंचाई पर स्थित है या खड़ा है, तो आप जो है सीधा रोल डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि इस वैली के उस पार जो है खड़ा है। यहाँ से आपको पूरा वैली को क्रॉस ओवर करना पड़ेगा, यहाँ तक चढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप अपने मित्र से मिलेंगे। तो उसी तरह से रिएक्टेंट्स, however the energy of reactants is higher as compared to the energy of the products, but reactants cannot directly change to the product. They cannot give up their some part of the energy to come down into the lower stage. Before proceeding to the products, they pass on टू दिस वैली और यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर जो एनर्जी चेंज होगा, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर प्रोडक्ट की इंथैल्पी कम है और रिएक्टेंट की ज़्यादा है, इसलिए माइनस एच वैल्यू आएगी। हीट एंथैल्पी का मान माइनस आएगा, एंड दिस माइनस वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इंडिकेट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट the energy is released, because here the energy of the product is lower and energy of the reactant is higher, so some energy is released. This is the exothermic reaction. But in terms of thermodynamics आपको कहना पड़ेगा कि ये जो है माइनस डेल्टा एच है, that is change in enthalpy is minus because the product H, heat enthalpy of product is lower than that of heat enthalpy of the reactants. अब जब आप डेल्टा एच करते हैं, सपोज यू विश टू कैलकुलेट द डेल्टा एच, सपोज यू विश टू कैलकुलेट डेल्टा एच, तो हाउ विल यू कैलकुलेट? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट।
प्रोडक्ट में से, फाइनल स्टेज में से इनिशियल स्टेज रिएक्टेंट का आप निकालेंगे। तो ये जो है आपका यहाँ पर कम है, ये ज़्यादा है, तो यहाँ पर डेल्टा एच का मान माइनस डेल्टा एच होगा एंड दिस विल बी सिनोनिमस टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक एंड कॉन्ट्रेरी टू दिस, ये आपका पहला ग्राफ है। दूसरे ग्राफ में देखिए यहाँ रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है। अब जो है यहाँ पर भी प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट्स की एनर्जी घटाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव डेल्टा एच होगा। यहाँ पर डेल्टा एच का मान पॉजिटिव डेल्टा एच होगा, यानी हीट इंथैल्पी का गेन होगा। एंड दिस पॉजिटिव डेल्टा एच इज सिनोनिमस टू एंडोथर्मिक रिएक्शन। सम ऑफ द एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब। अगर एब्जॉर्ब नहीं होगी तो इस लेवल पर कैसे पहुंचेगी? पहले इसका यहाँ है, अब उसके बाद जो है आपका प्रोडक्ट का एनर्जी यहाँ है, तो अब इतनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। ये जो है एनर्जी गैप आपको दिखाया गया है रेड एरो से। उसी तरह से यहाँ पर जो है एनर्जी गैप दिखाया गया है। अब इस यहाँ पर जो है इतना एनर्जी गैप है, लेकिन इससे आपको इतनी एनर्जी बढ़ानी पड़ती है, एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को in order to activate the molecules that they can react with each other is called activation energy। मॉलिक्यूल को इतनी ऊर्जा जिससे वो रिएक्शंस में भाग ले सके, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी जो है एक्टिवेशन एनर्जी का मान यहाँ पर ज़्यादा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। पीक पर क्या बनता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। और नेचर ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कुछ बॉन्ड्स कंप्लीट होते हैं और कुछ आधे अधूरे बॉन्ड होते हैं। दैट इज दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नॉट स्टेबल, दिस इज़ इन मेटा स्टेबल स्टेट। बहुत थोड़े समय के लिए यहाँ पर रहता है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाता है। जब ये एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होती है, देन एंड देयर रिएक्शंस आकर्स। अब एडिशन रिएक्शंस में क्या होगा, कैसे होगा, इसको आप देखिए। यही हम कह रहे थे, ये रिएक्टेंट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये इंटरमीडिएट है, और फिर ये प्रोडक्ट्स है। ये आपको यहाँ से यहाँ तक जो है क्या है, ये एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। यहाँ पर जो है यहाँ जो है आपको डेल्टा एच है और ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ट्रांजिशन, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट, और फिर उसके बाद जो है इस तरीके से प्रोडक्ट का फार्मेशन होता है। अब आइए हम चलते हैं आपको एडिशन रिएक्शंस पर। सब्लिमेशन रिएक्शन में हमने आपको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने आपको बताया था कि वन आर मोर एटम इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ग्रुप्स ऑफ एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम आर एडेड अक्रॉस द डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये अल्कीन और अल्काइन या एल्डिहाइड और अल्कोहल, जहाँ भी अनसेचुरेशन होगा वहाँ पर ही एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। जब सेचुरेटेड होगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, वहाँ पर आपको एडिशन रिएक्शन नहीं मिलेगी, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगी। बट वेरेवर देयर इज ए डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तब ये ब्रोमीन यहाँ पर जैसे एथिलीन है, ब्रोमीन इसमें ऐड कर रहा है, तो एक ब्रोमीन इस कार्बन पर, दूसरा ब्रोमीन इस कार्बन पर, यानी 1,2 डाइब्रोमो मेथेन बन जाएगा। ये सॉरी, ये गलत लिखा, डाइब्रोमो एथेन ये होना चाहिए। दिस वर्ड इज रॉन्ग, ये जो है रंग है, ये 1,2 डाइब्रोमो एथेन इसका नाम होना चाहिए, क्योंकि दिस हैज 2 कार्बन, एथेन 1,2 डाइब्रोमो एथेन। काइंडली रेक्टिफाई द एरर। तो यहाँ पर जब बनेगा, एथिलीन से ब्रोमीन ऐड होगा, यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम, दैट इज 2 ब्रोमीन एटम्स हैव बीन एडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड and there is a formation of saturated compound known as 1,2 डाइब्रोमो मेथेन। अब ये जो है एडिशन रिएक्शंस कितने तरीके की होती है? आप जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो चाहे एडिशन रिएक्शंस हो, ये 3 तरीके की होगी। पहला फ्री रेडिकल होगा, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक
एडिशन रिएक्शन होगा और तीसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगा। ये 3 तरीके के रिएक्शंस होगा, लिहाजा आपको मैकेनिज़्म भी 3 तरीके के पढ़ना पड़ेगा। पहला जो है कैसे जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होता है, फिर उसके बाद आपको इलेक्ट्रोफाइल से और फिर न्यूक्लियोफाइल से। तो आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोफिलिक, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल द स्पीशीज दैट लव्स द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। या ये जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। ये आपको क्या कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड है, आयरन टेट्राब्रोमाइड है, फेरिक आयरन ट्राइक्लोराइड है, जिसको हम लेविस एसिड के नाम से जानते हैं। तो इंटरमीडिएट में दिया जाता है कि नेम वन पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल एंड आल्सो नेम वन न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, और इलेक्ट्रॉन को कौन लव करेगा? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट फेरिक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, all these are the Lewis acid and also behave as the electrophile। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बना, अब यहाँ और न्यूक्लियोफाइल बना। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन लविंग, जहाँ इलेक्ट्रॉन होगा। और इलेक्ट्रॉन कहाँ आपको है? ये आपको डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में आप जानते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड की वजह से पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड, दे आर इजिली अवेलेबल। तो अब दिस पाई बॉन्ड्स will migrate toward the H plus, or H plus will migrate toward the H pi bond electrons, and there will be formation of carbonium ion. This because this ion has the positive charge on carbon atoms, that's why this is known as carbonium ion। इसको क्या कहते हैं? कार्बोनियम। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन द सेकंड स्टेप दिस न्यूक्लियोफाइल, अब यहाँ पर 2 चीज़ें बनी थी, इलेक्ट्रोफाइल बना था, न्यूक्लियोफाइल बना था। इलेक्ट्रोफाइल का आपका अटैक आपने देख लिया। अब न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? द स्पीशीज दैट लव्स द न्यूक्लियस, यानी पॉजिटिव चार्ज के प्रति आकर्षण रखने वाले को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और इनकी क्या विशेषता होगी? या तो ये निगेटिवली चार्ज होंगे, या अगर पूछ दिया जाए कि उदासीन आप जो है न्यूक्लियोफाइल का उदाहरण बताइए, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आएगी, जैसे अमोनिया है। ये लेविस एसिड और लेविस बेस 2 चीज़ें होती हैं, लेविस एसिड एंड लेविस बेस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ED से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच है। इसका उदाहरण क्या है? आपको अमोनिया, इसका उदाहरण है अमोनिया। और इस पे जो है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन पर, 3 जो है इससे हाइड्रोजन से संबद्ध हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आर स्टिल देयर। इसलिए ये जो है आपको ऐसे न्यूक्लियोफाइल आपका काम करेगा। और इसका उदाहरण आपको हमने बताया कि एल्युमिनियम क्लोराइड एंड एग्जाम्पल्स जो है क्या होगा इसका? एल्युमिनियम क्लोराइड एंड फेरिक क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 एंड फेरिक क्लोराइड। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है आपका? ऊपर आपको इलेक्ट्रोफाइल है और नीचे आपका न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल को NU और ऊपर जो है माइनस चार्ज लगा देते हैं इस तरीके से। हालांकि ये न्यूट्रल भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया। तो सेकंड स्टेप में ये जो है आपका न्यूक्लियोफाइल will attack this positively charged carbon center, and net result is the formation of ethyl bromide. So these are the 3 steps. First step, bond between hydrogen and bromine is broken, and this is the heterolytic bond. विषम इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है
इलेक्ट्रॉन जो है दोनों शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन जो है ब्रोमीन की तरफ चले जाते हैं, हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं बचता। तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है, और दूसरा काउंटर पार्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। अब दूसरे स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा और कार्बोनियम आयन बनाएगा। तीसरा में जो है कार्बोनियम आयन विल बी अटैक बाय द न्यूक्लियोफाइल दैट इज ब्रोमाइड आयन एंड देयर रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ एथिल ब्रोमाइड। तो दीज आर द 3 स्टेप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आइए अब अगला हम चलते हैं। अब इसी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आपने पढ़ा होगा मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल। ये क्यों, रूल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअली दिस इज द फेट स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट दैट डिसाइड whether the reaction will proceed through the Markovnikov rule or anti-Markovnikov rule। एंटी-मार्कोनिकोव रूल को हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो अब आइए हम इसमें देखते हैं। यहाँ पर देखिए एथिलीन है, बोथ कार्बन एटम आर सिमिलर हैविंग ईच हैविंग 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर HBr चाहे H यहाँ पर चला जाए और Br यहाँ चला जाए, या H यहाँ चला जाए Br यहाँ चला जाए, हर हाल में आपको जो है एथिल ब्रोमाइड बनेगा। एंड दिस 2 आर आइडेंटिकल, यानी एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें कहा क्या गया है कि जो निगेटिव पार्ट ऑफ रिएक्टेंट है, जो निगेटिव पार्ट ऑफ रिएक्टेंट है वो उस कार्बन से जाता है जहाँ पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। यानी अब देखिए यहाँ कार्बन नंबर 1 से हम इसको करें और इसको कार्बन नंबर 2 से करें, तो कार्बन नंबर 1 हैज़ 2 हाइड्रोजन एंड कार्बन नंबर 2 हैज़ 1 हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 1 हैज़ 2 हाइड्रोजन एंड कार्बन नंबर 2 हैज़ 1 हाइड्रोजन। तो वेयर दिस नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएक्टेंट of the reagent will go wherever there is a least number of hydrogen atom। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन एटम एक है तो यहाँ पर जाना पसंद करेगा और ये आपको आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड मेजर प्रोडक्ट बनेगा। हाउएवर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ माइनर प्रोडक्ट, यहाँ भी जा सकता है लेकिन मेजर। अब ये सवाल उठता है कि ये आपको यहीं क्यों गया जो है, इसलिए कि इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो है अगर ब्रोमीन के जुड़ने से पहले ये पॉजिटिवली चार्ज था, ये क्या है सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है, और यहाँ पर क्या है प्राइमरी कार्बोनियम आयन है। दिस इज द सेकेंडरी कार्बोनियम आयन कार्बोकेटायन और दिस इज द प्राइमरी, और सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी। दैट्स वाई रिएक्शन प्रोसीड विद दिस रूट नॉट विद दिस रूट। दैट्स वाई दिस इज द मेजर प्रोजेक्ट एंड दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। एक बार फिर इसको सुन लीजिए, जो आपका अटैकिंग रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जहां पर सबसे कम संख्या में हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 अक्रॉस डबल बॉन्ड, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, इसलिए ये ब्रोमीन कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जहाँ पर सबसे कम हाइड्रोजन है C2 पर जाएगा। और C2 पर क्यों जाएगा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड सेकेंडरी कार्बोकेटायंस आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द प्राइमरी। आपने पहले ही जो है हमने आपको बताया कि टर्शियरी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी इन द केस ऑफ कार्बोकेटायन। This is the order of stability of carbocation, and carboanion has the reverse stability. In the case of carboanion, primary carboanion is the most stable, while the tertiary carbocation is the carboanion is the least stable. Do not be confused. This is the order of stability of carbocation. इसको हम C से लिख रहे हैं कार्बोकेटायन। अगर कार्बो एन आयन है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी रिवर्स्ड। इन दिस केस प्राइमरी इज द मोस्ट स्टेबल फॉलोड बाय द सेकेंडरी एंड दैट्स फॉलोड बाय द टर्शियरी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एन आयन एंड दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। एंड
since here carbocation is being formed and secondary is more stable, that's why this product is most preferred, and this is the known as Markovnikov rule. Let us move forward. अब वही मार्कोनिकोव रूल पे वो सारे आपको स्टेप दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है और यहाँ पर आप ब्रोमाइड अटैक कर रहा है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ये आपको, अगर ये आपको सिमेट्रिकल अल्कीन है तब कोई झगड़ा नहीं है। सिमेट्रिकल मीन्स जो डबल बॉन्ड के अराउंड कार्बन के आगे जो है अगल बगल, जैसे इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, C बीच में है, तो ये आइसोसिमेट्रिक हो गया। लेकिन यहाँ पर एक तरफ CH2 एक ही कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो यहाँ पर झगड़ा एराइज होता है और यहाँ पर Br वहीं जाएगा जहाँ पर जिस कार्बन पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। इसी को हम मार्कोनिकोव रूल कहते हैं। और क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इन दिस रूट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मच स्टेबल एज कंपेयर्ड टू द primary. That's why isopropyl bromide is the major product while N-propyl bromide is the minor product. अब आइए हम जो है दूसरे की तरफ चलते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन। हमने कहा था रिएक्शंस जो है चाहे सब्स्टिट्यूशन हो चाहे आपका एडिशन हो, 3 तरीके का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल और न्यूक्लियोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक अभी आपने पढ़ा, अब दूसरा फ्री रेडिकल, और इसको हम एंटी मार्कोनिकोव रूल भी कहते हैं। अब क्यों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ देखिए। अब दिस सेम प्रोपीन 1 is being attacked by HBr, but this reaction is now happening in the presence of peroxide. That's why this reaction is also known as the peroxide effect. In the presence of peroxide, something different occurs. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CH2 Br। अब यहाँ पर देखिए Br कहाँ पर अटैच हो गया? लीस्ट कार्बन हैविंग लीस्ट हाइड्रोजन पर नहीं अटैच हुआ, बल्कि कार्बन हैविंग द मोर हाइड्रोजन पर अटैच हो गया। CH2 इस कार्बन पर, ये कार्बन नंबर 1 अगर हम कह लीजिए, इस कार्बन नंबर 2 कह लीजिए इसको, तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, लेकिन हाइड्रोजन ज़्यादा होने के उपरांत भी यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हो रहा है। तो दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब इसमें होता क्या है? पहले चेन इसीज, दिस इज द एक्चुअली चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन जब भी होता है तो एक इनिशिएशन होता है, दूसरा प्रोपेगेशन होता है, फिर उसके बाद तीसरा जो है टर्मिनेशन स्टेट आ जाती है। तो ये आपको दिखाया गया है पेरोक्साइड, ROR। अब यहाँ से 20 से बॉन्ड जो है का क्लीवेज होगा, और जो है यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यानी जो साझे के इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन पहले आरओ के पास जाएंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे आरओ के पास जाएगा, और ये जो है यहाँ पर H को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर ROH बन जाएगा। इस HBr से H को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ये आपको फ्री रेडिकल, और यहाँ पर जो HBr के होमोलिटिक क्लीवेज होगा, H आपको फ्री आयन बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, और Br फ्री रेडिकल बनेगा। तो H फ्री रेडिकल और RO फ्री रेडिकल मिल करके अल्कोहल बना देते हैं, और ब्रोमीन रेडिकल जो है यहाँ पर फ्री ब्रोमीन रेडिकल पैदा होता है। अब ये ब्रोमीन रेडिकल अटैक करना शुरू करेगा, तो अटैक करेगा तो इस पर भी अटैक कर सकता है, इस पर भी अटैक कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ना जा करके यहाँ पर जा रहा है। ये क्यों? देखिए, तो यहाँ पर आपको देखिए, ये आपको CH पर जो है नहीं गया, ये Br पर चला गया यहाँ, क्योंकि यहाँ सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन रहा है। तो इन द केस ऑफ फ्री रेडिकल द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज सेम एज टू दैट ऑफ कार्बोनियम आयन। यहाँ पर टर्शियरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी फ्री रेडिकल, एंड विच इज इन टर्न मोर स्टेबल देन द प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो this is the same order of stability as in the case of कार्बोकेटायन। यहाँ पर सेकेंडरी बनता है, इसीलिए इस रूट से जो है जाएगा और मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। हालांकि ये देखेंगे तो मार्कोनिकोव रूल के उल्टा है, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव स्पेसीज ऑफ द रिएक्टेंट वाज
attacking the carbon having the lower number of hydrogen atom. Here the negative part of the attacking reagent is attacking the carbon having more hydrogen atom. That's why this is known as anti-Markovnikov rule. But the reason is the same. That is the stability of the intermediate. आपने जो ग्राफ पढ़ा था उस ग्राफ में stability is more deciding factor. Reaction always proceed or adapt to that route which provide the more stable. आप जो है किसी मार्ग से चलना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ से कहीं भी आप जाना चाहते हैं एक शहर से दूसरे शहर, तो आप सोचते हैं कि चाहे रास्ता लंबा हो कुछ भी हो लेकिन सुरक्षित रास्ता हो जहाँ पर स्टेबिलिटी हो। तो आप जिस तरह से इंसान अपने ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहता है उसी तरह से ये मॉलिक्यूल्स और रिएक्शंस भी स्टेबल स्टेट तलाशते हैं। तो उस रूट को अख्तियार करते हैं, उस रूट से प्रोसीड करते हैं, उस मार्ग पर गमन करते हैं जिस मार्ग पर चलने से अस्थायित्व प्राप्त होता है। चूँकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द प्राइमरी, दैट्स वाई दिस इज द मोस्ट स्टेबल product and most stable route and major product. However, this is in contrary to the Markovnikov rule. That's why this is known as anti-Markovnikov rule. आप जो है Markovnikov में कार्बोनियम आयन के ज़रिए चलते हैं Markovnikov रूल में, और यहाँ पर जो है फ्री रेडिकल से जो है चलते हैं, और फ्री रेडिकल में ये आपका ऑर्डर है। अब उसके बाद वही चीज़ यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि ये HBr से ही क्यों ज़्यादा फिजिबल होती है, HI या HCl से क्यों नहीं होता है। ये भी सवाल उठता है कि जब हम एसिमेट्रिक अल्कीन ले लें ठीक, और उस पर HBr से मोस्ट सुटेबल रिएक्शन होता है, ये से हाइड्रोजन फ्लोराइड और क्लोराइड की वजह से नहीं होता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में है कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। हाइड्रोजन फ्लोराइड बॉन्ड इज सो स्ट्रांग दैट फ्लोरीन रेडिकल आर नॉट फॉर्म्ड इन द स्टेज स्टेप। जब फ्री रेडिकल ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना था पहले स्टेप में, यहाँ पर फ्लोरीन फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट टू ब्रेक द बॉन्ड in between the hydrogen and fluorine is so high that this much energy is not available. That's why this hydrogen fluoride will not easily react with the alkene. अब दूसरा ये हाइड्रोजन क्लोराइड, विथ हाइड्रोजन क्लोराइड द सेकेंड हाफ द प्रोपेगेशन स्टेज फर्स्ट हाफ में सेकेंड हाफ में चल रही थी, इज़ वेरी स्लो, इंडोथर्मिक हो जाती। इट्स मीन दिस विल रिक्वायर एडिशनल एनर्जी, and from where additional energy will come, that's why this route is also not favored one. तो HF और HCl दोनों आपको Markovnikov या एंटी Markovnikov रिएक्शंस नहीं दिखलाते हैं। इसमें जो है बिकॉज ऑफ द हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन बिटवीन H एंड F, और यहाँ पर इंडोथर्मिक रिएक्शन है। दिस रिएक्शन विल रिक्वायर द एडिशनल एनर्जी, बट द एडिशनल एनर्जी रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी मेट। आइए आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर वही जो है हाइड्रोजन आयोडाइड और ब्रोमाइड का हो गया। अब फिर उसके बाद अब तीसरा जो है, पहला आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा, दूसरा जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा, अब तीसरा न्यूक्लियोफाइल एडिशन है। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल मीन्स द स्पीशीज दैट लव द न्यूक्लियस, यानी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पर की तरफ आकर्षित होगा, यानी ये खुद जो है निगेटिवली चार्ज होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या है। अब ये जो है आपको एल्डिहाइड और कीटोन, वहाँ पर भी अनसेचुरेशन होता है, और वहाँ कार्बन कार्बन के बीच में अनसेचुरेशन नहीं होता, बल्कि C डबल बॉन्ड O के बीच में। जैसे आपको फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू राइट दैट फॉर्मल्डिहाइड HC और डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आप H लिखेंगे। उसी तरह से अगर आप स्टोन लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड और O, और फिर CH3। तो व्हाट एवर बी द केस, वेदर इट इज़ एल्डिहाइड और कीटोन,
there is a double bond in between carbon and oxygen, और again there is a pi electron. तो this pi electron, अब यहाँ पर जो है क्या, ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव एज कम्पेयर टू द कार्बन. ऑक्सीजन कार्बन की अपेक्षा ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल शिफ्ट टुवर्ड द ऑक्सीजन, and oxygen will acquire slight positive charge, and as a result carbon will acquire the slight positive charge, and this has been shown here जो है slight negative charge and slight positive charge. अब न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग कहाँ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल will attack to this center. न्यूक्लियोफाइल which is itself a negatively charged species will attack this center. अब यहाँ पर देखो HCN है, HCN में यहाँ पर ये H पॉजिटिव होगा और क्या होगा, Cn नेगेटिव होगा. अब ये Cn कहाँ जाएगा, आपको इस तरीके से अटैच होगा. तो यहाँ CH3 ये दो कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब CH3 और COH यहाँ O, चूँकि यह निगेटिव हो गया है, ये पॉजिटिव है, तो दिस विल अटैक दिस सेंटर while the Cn will attack this center. तो इस तरीके से C से Cn अटैच हो जाएगा. इसको हाइड्रोसाइनिन कहते हैं. अगर एक बार आप रिएक्शन दिमाग में बैठा लीजिए तो एल्डिहाइड और कीटोन की जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यू कैन ईजली राइट डाउन, इसको हाइड्रोसिन बोलते हैं. अब आगे हम चलते हैं. अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में वही इलेक्ट्रोफाइल बना, न्यूक्लियोफाइल बना. यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर हो गया, यहाँ नेगेटिवली, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव है, ये तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा. जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो विल अटैक द पॉजिटिव, OH को यहाँ अटैक हो जाएगा और यहाँ Cn विल अटैक टू दिस. तो ये इस 3 चरण में एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है. अब ये जो है एल्डिहाइड और कीटोन की, वही जो हमने बताया आपको, वही चीज़ यहाँ समझाया गया है. ये आपको एस्टल्डिहाइड है, CH3CHO, ये आपका एस्टल्डिहाइड है. अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटर बनेगा, यहाँ पॉजिटिव सेंटर बनेगा. यहाँ जब नेगेटिव सेंटर बनेगा तो H यहाँ अटैच हो जाएगा, जब यहाँ पॉजिटिव सेंटर बनेगा तो यहाँ Cn अटैच हो जाएगा. तो अब इस तरीके से हाइड्रोसाइनिन बन जाएगा. हाइड्रोसाइनिन, ये हाइड्रोसाइनिन, ये यहाँ पर गलत लिख दिया गया, साइनिन, CYANIN, हाइड्रोसाइनिन बनेगा. अब उसके बाद ये रिएक्शन हो गई आपको. और थैंक्स फॉर काइंडली डू सब्सक्राइब फॉर मोर साइंस एंड यूनानी मेडिकल लेक्चर्स. थैंक्स यू वेरी मच फॉर पेशेंस शेयरिंग.